हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12th की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर। हालांकि चैप्टर फर्स्ट है, लेकिन चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। दोस्तों, इस चैप्टर को मैंने 4 भागों में बांटा है और आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इस पार्ट के अंदर जो भी हार्ड मीनिंग है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, वो सभी मैंने हाईलाइट किए हैं ताकि आप इजीली उन्हें फाइंड आउट कर सकें, याद कर सकें। दोस्तों, इस तरीके से अगर आप इन चैप्टर को देखते हैं और समझते हैं तो फ़ायदा क्या होगा, एग्जाम में अगर इन चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सीन पेसेज आपसे पूछा जाता है और उस सीन पेसेज में जो भी हार्ड मीनिंग, कई बार मीनिंग पूछे जाते हैं, उनके सिनोनिम्स या एंटीनिम्स आपको लिखने होते हैं, तो बच्चे, क्योंकि हार्ड मीनिंग होते हैं तो बच्चे उन्हें नहीं कर पाते। अगर आप इस तरीके से जितने भी आने वाले दिनों में इस किताब के सभी चैप्टर्स की डिटेल एक्सप्लेनेशन में इस तरीके से आपको समझाऊंगा, अगर इस तरीके से आप वीडियो को देखते हैं, समझते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका गलत होने की कोई भी गुंजाइश नहीं रहेगी। इजीली अगर कैसे भी सिनोनिम्स एंटीनिम्स अगर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं 12th क्लास में सीन पैसे से, तो इजीली आप उन्हें कर पाएंगे। बस इसी बात को ध्यान में रखते हैं मैं वीडियोस को इसी तरीके से अपलोड करने जा रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट के। और फर्स्ट पार्ट में इस जो लास्ट लेसन जो चैप्टर है, इसे मैं डिटेल में समझाने का प्रयास करूंगा। जो भी हार्ड मीनिंग है आप उन्हें नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में, ताकि आपको लंबे समय तक याद रहें। और उन वर्ड के बेसिस पर अगर आपको कोई आंसर लिखना है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगर ये टिपिकल मीनिंग या हार्ड मीनिंग आप याद कर लेते हैं तो इन वर्ड को जोड़कर, इन वर्ड के बेस पर आप अपना आंसर लिख सकते हैं। रटने की जरूरत नहीं होगी, आप इनका यूज़ करके अपना सही आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि चैप्टर क्या है, किसके बारे में बताया गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। उसके बाद में इस चैप्टर की समरी, इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी कुछ मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है, आजीजाना मुफलिसाना दरखास्त है आपसे, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज़ को, आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन। हालांकि फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम फर्स्ट पार्ट का डिस्कशन करेंगे, उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं, लेखक कौन है। तो इस चैप्टर के ऑथर वो है अल्फोंसे डाउडेट, ठीक है, अल्फोंसे डाउडेट, जो कि 1840 में इनका जन्म हुआ, 1897 में इनका देहांत हो गया था, ठीक है। वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, एक फ्रेंच उपन्यासकार थे, एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और कहानीकार भी थे वो। द लास्ट लेसन इन सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्सियन वॉर 1870-71। अब यानी जो चैप्टर है वो खासतौर से किस बारे में, इस चैप्टर में बताया गया है कि यानी 1870 और 71 के बीच में फ्रांस और पर्सिया का युद्ध हुआ था। उस युद्ध का इस चैप्टर के अंदर, उस युद्ध पर आधारित ये चैप्टर, ठीक है। तो 1870-71 में जो फ्रांस पर्सिया का युद्ध हुआ था, तो उसमें क्या होता कि फ्रांस जो है वो हार गया था। अब जब फ्रांस हार गया था तो फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, एक का नाम था अल्सेस और दूसरे का नाम था लॉरेन। ये दोनों जो डिस्ट्रिक्ट थे वो पर्सिया के हाथों में चले गए थे। अब जब ये पर्सिया के हाथों में चले गए थे तो वहाँ पर एक रूल निकाला गया था कि इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में पहले जो फ्रांस भाषा पढ़ाई जाती थी, फ्रेंच भाषा जो पढ़ाई जाती थी, अब फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, बल्कि फ्रेंच की बजाय जर्मन भाषा वहाँ पर पढ़ाई जाएगी। यानी कुल मिलाकर फ्रांस की हार का वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी एक छोटी सी झलक इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम चैप्टर को समझेंगे, पढ़ेंगे, तो आप अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। अब लाइन टू लाइन मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन इसका समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको पर्शियन वॉर 1870-1871, इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क। यानी बिस्मार्क के नेतृत्व में पर्शिया ने जो युद्ध लड़ा था उसमें फ्रांस हार गया था। 1870-71 के बीच में ये युद्ध हुआ था, ठीक है। अब पर्शिया जो है, पर्शिया जो आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, यानी ये तीनों मिलकर जो है उस वक्त पर्शिया का निर्माण करते थे। यानी पर्शिया में ये तीनों जगह शामिल थी, जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। वर्तमान में जो ये चीज़ें हैं, जर्मनी, पोलैंड और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ये मिलकर उस वक्त किसका निर्माण करते थे, पर्शिया का, ठीक है। अब आगे क्या होता है, अब आप आगे देखते हैं। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अल्सेस एंड लोरेन, ये इंपॉर्टेंट है। In this story, the French district of Alsace and Lorraine have passed into Persian hands. Read the story to find out what effect this had on life at school. यानी इस कहानी में फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट जो थे, एक था अल्सेस था, दूसरा लोरेन था, ये दोनों किसके हाथों में चले गए थे, पर्शिया के हाथों में चले गए थे। अब इसका वहाँ के एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा, वो इस स्टोरी को पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो अब चैप्टर स्टार्ट होता है आपका। चैप्टर कुछ इस तरीके से, आई स्टार्टेड, यहाँ पर आई जो है वो जो ऑथर है वो कह रहा है, यहाँ पर एक जो स्टूडेंट है वो अपनी बात बता रहा है यहाँ पर, उसका नाम, स्टूडेंट का नाम है फ्रांच, ठीक है। तो आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग।
especially because M. Hamel had said that he would question us on participles. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम. अब यहाँ पर जो आई, यहाँ पर आई किसको रेफर कर रहा है? फ्रांस नाम का एक स्टूडेंट है, वो अपने बारे में बता रहा है कि आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट. मैं काफ़ी देर से स्कूल के लिए रवाना हुआ दैट मॉर्निंग, उस सुबह, क्योंकि मुझे डर था. इन ग्रेट थ्रेट ऑफ अ स्कोल्डिंग, यानी डांट खाने का मुझे भय था. किस बात का भय था? डांट खाने का भय था. स्पेशली क्योंकि, विशेष रूप से, बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स. क्योंकि जो हमारे टीचर थे, उनका नाम था एम हैमल, उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछेंगे. अब पार्टिसिपल ग्रामर का एक टॉपिक होता है, तो वो टॉपिक उन्होंने पढ़ाया होगा. अब उन्होंने उस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछने के लिए जो है फ्रांस को, यानी जो बात ये बता रहा है, उसको कहा था. तो इस बात को उसे डर था कि वो जब जाएगा उसे याद कुछ है नहीं, तो निश्चित रूप से उसे डांट पड़ेगी, इस बात का उसे डर था. एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम. अब यहाँ पर जो फ्रांस जो स्टूडेंट है वो कह रहा है कि मैं एक शब्द, पहला अक्षर भी उसके बारे में नहीं जानता था. यानी जो काम हमें, जो होमवर्क दिया गया था, उस होमवर्क को वो होमवर्क मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था. फॉर ए मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स. अब एक पल के लिए मैंने सोचा कि मैं स्कूल ना जाऊँ, यानी यहाँ से भाग जाऊँ और अपना पूरा दिन जो है बाहर बिताऊँ. इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट. काफ़ी गर्म दिन था, काफ़ी चमकीला दिन था. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द ईज ऑफ वुड्स. और पक्षी जो थे वो चहचहा रहे थे. चिड़ियों की चहक गूंज रही थी जंगल के किनारे पर. एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग. और खुले मैदान में जो सॉ मिल, वहाँ पर एक आरा मशीन भी थी. सॉ मिल का मतलब होता है आरा मशीन. तो आरा मशीन घर था, उसके पीछे का जो एक ग्राउंड था, ओपन फील्ड, खुला मैदान था, वहाँ पर जो पर्शिया के जो सोल्जर्स थे, सैनिक थे, वो क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग कर रहे थे, अभ्यास कर रहे थे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग. और ये मेरे लिए काफ़ी आकर्षक था. क्या बता रहा है वो? जो वो स्टूडेंट है, जो फ्रांस बता रहा है, इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स. अब ये काफ़ी मेरे लिए आकर्षक था, यानी उनको, सैनिकों को अभ्यास करते हुए देखना, चिड़ियों की चहक को सुनना, ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी आकर्षक थी, बजाय पार्टिसिपल्स के रूल्स की, जो स्कूल में मिस्टर एम हैमल के द्वारा मुझे पूछे जाने थे. उनके बजाय ये जो दृश्य था मुझे काफ़ी आकर्षक लगा. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट एंड हरी ऑफ टू स्कूल. लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी मैंने जैसे तैसे उस चीज़ का विरोध किया और मन में सोचा कि नहीं, मैं स्कूल में जाऊँगा. यानी एक तरह से वो अपने आप खुद दृढ़ निश्चय करता है, विरोध करता है इस बात का, और फिर अपने मन को महसूस कर, एक तरह से मन मार कर वो वापस जल्दी से स्कूल की तरफ रवाना हो जाता है. हरी ऑफ मतलब जल्दी से, रेसिस्ट मतलब विरोध करना, टेम्पटिंग मतलब लुभावना या आकर्षक, शोमिल मतलब होता है आरा मशीन, ड्रिलिंग का मतलब होता है अभ्यास. तो ये कुछ हार्ड मीनिंग थे, ये मैंने हाईलाइट किए, तो इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन वर्ड्स का यूज़ करके आप अपना आंसर लिख सकें. अब आगे देखते हैं. When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. अब जब मैं वहाँ से टाउन हॉल से गुजरा तो वहाँ पर क्या हुआ? काफ़ी भीड़ इकट्ठी थी. कहाँ पर इकट्ठी थी? इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, यानी एक सूचना पट था, उस सूचना पट के सामने काफ़ी लोग इकट्ठे थे, काफ़ी बड़ी भीड़ थी वहाँ पर. फॉर द लास्ट 2 years ओवर आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. और पिछले 2 साल से जो भी बुरी खबरें मैंने सुनी थी, बुरी खबरें आई थी, वो सभी उस बुलेटिन बोर्ड से ही आई थी. यानी जो भी कोई बुरी खबर थी, उस सूचना पट पर चस्पा कर दी जाती थी, चिपका दी जाती थी. तो कुल मिला के जितनी भी हमें बुरी खबर मिली थी, वो सभी वहीं से मिली थी. जैसे एग्जाम्पल, द लॉस्ट बैटल्स, यानी फ्रांस जो युद्ध हार गया था, इस बात की सूचना. ड्राफ्ट, सेना में भर्ती की सूचना. ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी उच्च अधिकारियों के आदेश. तो ये जितनी भी सभी चीज़ें थी वो वहाँ पर ही चस्पा कर दी जाती थी और लोगों को वहाँ से पता चलता था. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, यानी वो जो है स्टूडेंट जो फ्रांस जो बात बता रहा है अपनी, कि मैं वहाँ पर रुका नहीं, बिना रुके मैंने मन में सोचा, व्हाट कैन बी देयर, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ. यानी क्या मामला हो सकता है, यानी कोई ना कोई बुरी खबर है, लेकिन क्या खबर हो सकती है, ये खबर मैंने मन ही मन सोची कि क्या हो सकता है आज. देन अब आगे क्या होता है? देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज आई कुड गो. अब फिर बाद में जल्दी से मैं चला, जितना तेज मैं चल सकता था स्कूल की तरफ. द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast Bob. अब जब मैं तेज चला वहाँ पर, तो पीछे से जो वहाँ एक लोहार जो काम कर रहा था, जिसका नाम वॉचर था, वो अपने अप्रेंटिस यानी अपने मातहत जो कर्मचारी उसके काम करता है, उसके साथ वो काम कर रहा था. और वहाँ पर वो सूचना पट पर जो सूचना था वो पढ़ रहा था. तो उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी, डोंट गो सो फास्ट पर, बेटा इतना तेज़ क्यों चल रहे हो, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. यानी अभी तो बहुत समय है, इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो. यानी इस तरीके से एक तरह से उसने कॉमेंट मुझ पर किया, ठीक है. तो ये वो स्टूडेंट बता रहा है. अब आगे क्या होता है? I thought he was making fun of me and reached M. Hammel's little garden all out of breath. अब मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है, यानी मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया और मैं जल्दी से पहुंच गया. कहाँ पर? M. Hammel's little garden all out of breath, यानी हाँफते हुए, एक तरह से सांस मेरा भरा हुआ था, फूला हुआ था.
और मैं एम हेमल के लिटिल गैनियन स्कूल में कुल मिलाकर मैं वहाँ पर पहुँच गया। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desk, a lesson repeated in unison, very loud with our hands over our ears to understand better. अब क्या होता था, सामान्यतः जब स्कूल शुरू होती थी तो वहाँ पर काफ़ी हलचल हसल बशल का माहौल रहता था, शोरगुल का माहौल रहता था, विच कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और गली में वो आवाज़ आसानी से सुनी जा सकती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, अब कैसी आवाज़ें होती थी, द डेस्क का खुलना बंद होना, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ एक स्वर में बच्चे अपने लेसन को क्या करते थे, रिपीट करते थे, जोर जोर से बोलते थे एक स्वर में। यूनिसन मतलब होता है एक साथ एक स्वर में। वेरी लाउड, जोर से बोलते थे। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, और अपने हाथों को अपने कानों पर रख लेते थे, अंडरस्टैंड बेटर, अच्छी तरीके से समझने के लिए। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग, और टीचर जो होता था उसका जो डंडा होता था हाथ में, वो उसे खटखटाते थे, रैप करते थे किसी डेस्क पर, किसी टेबल पर, तो उसकी भी आवाज़ होती थी ऑन द टेबल, यानी टेबल पर जब उसे खटखटाते थे तो उसकी आवाज़ का जो है वो भी एक तरह से वहाँ पर सुनने को मिलता था। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज एकदम सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब हुआ क्या, लेकिन आज सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटेड मतलब उस पर निर्भर था, भरोसा करता था, यानी वो शोरगुल का फ़ायदा उठाकर मैं चुपचाप अपनी डेस्क पर, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट एक तरह से आदतन लेट जाया करता था वो, तो आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन। अब कॉमोशन का मतलब शोरगुल, यानी उस शोरगुल का फ़ायदा उठाकर मैं क्या करता था, मैं अपनी डेस्क पर बिना किसी को दिखे हुए चुपचाप अपनी डेस्क पर पहुँच जाने के लिए मैं उस कॉमोशन, उस शोरगुल का फ़ायदा उठाता था या उस पर डिपेंड करता था। ऐसा ये राइटर जो है वो बता रहा है, फ्रांच, ठीक है, स्टूडेंट बता रहा है वो। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था, एकदम क्लास शांत थी, तो मेरे लिए मतलब अपनी डेस्क पर जाना बहुत मुश्किल था, ऐसा वो बताता है। एक तरह से संडे मॉर्निंग, जिस तरह से संडे को छुट्टी होती है स्कूल की, सब कुछ शांत रहता है, तो एकदम साफ शांत माहौल था वहाँ पर, ठीक है। थ्रू द विंडो आई सो माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अब मैं जैसे खिड़की के पास पहुँचा, मैंने देखा कि मेरे जितने भी सहपाठी हैं वो अपनी अपनी जगह पर शांति से बैठे हुए हैं। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, और जो मिस्टर हैमल हमारे जो टीचर हैं वो आगे पीछे घूम रहे हैं, अपने हाथ में अपना डंडा लिए हुए, ठीक है, अपने हाथ में वो डंडा लिए हुए, अपने जो है डंडा लिए हुए घूम रहे हैं। आई हैड टू, अपनी आर्म के नीचे दबाए हुए, ठीक है। आई हैड टू ओपन द डोर, सॉरी, आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। अब मुझे क्या करना था भाई, मेरे लिए एक क्रिटिकल सिचुएशन थी कि मुझे दरवाजे को खोलना था और सभी के सामने, मतलब क्लास के अंदर एंटर होना था, क्योंकि क्लास एकदम शांत थी, तो कोई शोरगुल हो नहीं रहा था, ताकि मैं उसका फ़ायदा उठाकर चुपचाप अपनी बेंच पे जा सकूँ, तो ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। अब आप इमेजिन कर सकते हो कि एकदम क्लास एकदम शांत है, टीचर्स सभी एकदम शांत हैं, और उस कंडीशन में क्लास के अंदर जाना, वो भी लेट जाना, तो कितना शर्मिंदगी पूर्वक होगा, शर्मिंदगी से भरा हुआ होगा वो सीन। तो आप इस चीज़ का इमेजिन कर सकते हैं, क्या कल्पना कर सकते हैं। और मैं काफ़ी डरा हुआ भी था, ये बात जो है फ्रांच बताता है, वो स्टूडेंट बताता है, ठीक है। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ हुआ नहीं, लेकिन जिस चीज़ का मुझे डर था वैसा कुछ हुआ नहीं। मिस्टर हैमिल, एम हैमिल जो थे, स्ट्रॉमी, उन्होंने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़ी विनम्रता से, दयालुतापूर्वक उन्होंने मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांच, बेटा फ्रांच छोटे, यानी फ्रांस बेटा, आप अपनी जगह चुपचाप जाकर जल्दी से वहाँ जाकर बैठ जाओ, अपनी जगह चले जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट कर रहे थे, यानी हम तो स्टार्ट करने वाले थे, अच्छा हुआ तुम आ गए। यानी जो फ्रांस जो था, वो जो स्टूडेंट था, वो ये सोच रहा था कि शायद आज मैं लेट हो गया हूँ और निश्चित रूप से मुझे डांट पड़ेगी, एम एम से जो मेरे सर हैं वो मुझे डांटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बड़े प्यार से उसे कहा कि आप अपनी जगह जाकर बैठ जाइए, अदरवाइज हम तो स्टार्ट ही करने वाले थे। यानी ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा वो स्टूडेंट यानी फ्रांस सोच रहा था। तो ये था आज का फर्स्ट पार्ट। इस फर्स्ट पार्ट में जो भी हार्ड मीनिंग है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, आप उन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट भी कर लीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी नेक्स्ट पार्ट में, और उसमें भी इसी तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो इसी तरीके से 4 पार्ट मैंने इस चैप्टर के बनाए हैं। उसके बाद में इस चैप्टर की समरी बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाई है, वो आप जरूर देखिएगा। और उसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कुल मिला के सभी कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी कुछ मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, बस आप जुड़े रहिएगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, एंड वंस अगेन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।